नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए DSSB TGT PGT परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए DSSB TGT PGT हिंदी प्रिपरेशन के लिए हमने शुरुआत की है प्रैक्टिस सेट की, जो कि आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने वाले हैं। DSSB के अलावा जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली TGT PGT परीक्षा हो या NTA नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें साहित्य से संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी, अर्थात हेल्पफुल रहेगी। तो शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 हम देखते हैं। तो उद्यत मार्तंड जो हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है, को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है निम्नलिखित में से किस विद्वान को जाता है, ये आपको बताना है। आंसर आप लोगों के सामने ही है, तो जल्दी जल्दी हम तथ्यों की रिवीजन कर लेते हैं। एक तथ्य के साथ अन्य तथ्य भी हम देखते हैं, एक प्रश्न के साथ कई सारे तथ्यों को करते हुए चलते हैं ताकि आपकी बार बार रिवीजन हो, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देख लेते हैं, सही आंसर हो जाएगा उद्यत मार्तंड जो हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है, उसको प्रकाशन में लाने का श्रेय जो है, प्रकाश में लाने का श्रेय ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय जी को जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, ये जो पत्र है हिंदी भाषा का पहला उद्यत मार्तंड नाम से जो निकाला गया समाचार पत्र 30 मई 1826 में निकाला गया था। और इसी दिन जो है 30 मई के दिन इसी को आधार बना करके 30 मई को पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है, ये आप सभी को पता है। और पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे कोलकाता से साप्ताहिक रूप में इसे प्रकाशित कराया। यह समाचार पत्र के रूप में जो शुरू किया गया। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है। झूठा सच उपन्यास है जो है यशपाल जी का, उसमें किस शहर का वर्णन नहीं देखने को मिलता, हमें ये बताना है। तो नहीं पर आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो इसमें जो है जालंधर, लखनऊ और नैनीताल तीनों शहरों का वर्णन इसमें दिखाया गया है, लेकिन कानपुर का नहीं दिखाया गया। देख लेते हैं आगे। आगे महत्वपूर्ण तथ्य इससे संबंधित। झूठा सच उपन्यास में कानपुर शहर का वर्णन नहीं है। झूठा सच उपन्यास में जालंधर, लखनऊ व नैनीताल का वर्णन है। झूठा सच उपन्यास यशपाल का 7वां उपन्यास है। दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का शाप, क्यों फंसे, तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास आदि जो ये उपन्यास है, जो मैंने झूठा सच के अलावा और अन्य उपन्यासों के नाम बताए हैं, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का शाप, क्यों फंसे, तेरी मेरी उसकी बात, ये सभी उपन्यास यशपाल जी के हैं, प्रसिद्ध उपन्यास है। और झूठा सच इनका 7वां उपन्यास है। उसके बाद देख लेते हैं, जो ये झूठा सच उपन्यास है यशपाल जी का, इसको 2 खंडों में प्रकाशित हुआ और दोनों खंडों के नाम अलग अलग रखे गए। तो कौन सा? पहले खंड का नाम वतन और देश, जो कि 1958 में प्रकाशित किया गया, और दूसरे खंड का नाम है देश का भविष्य, क्योंकि ये दोनों प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। दूसरे खंड को 60 में प्रकाशित किया गया, पहला 58 में, 1958 पहले खंड को प्रकाशित कराया गया और दूसरे भाग को 1960 में देश का भविष्य नाम से प्रकाशित कराया गया। ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा झूठा सच का जो उपन्यास का खंड नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा पहला खंड है, पहले खंड का नाम क्या है, दूसरे खंड का नाम क्या है। इस प्रकार घुमा फिराकर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। झूठा सच के उपन्यास के मुख्य पात्र कौन कौन है, ये हम देख लेते हैं। जयदेवपुरी, तारा, कनक। कई बार पूछा जाता है परीक्षा में तारा किस उपन्यास का पात्र है। इनके गौण पात्रों में शामिल है असद, शीला, डॉक्टर प्राणनाथ, सोमराज, पंडित गिरिधर लाल आदि। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सबसे पहले जो है 1904 में प्रकाशित की गई। तो जो कि चंद्रबाला घोष जी की प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है चंद्रदेव से मेरी बातें। इसमें चंद्रमा से बात करते हुए अपने जो है मन के भावों को व्यक्त करती है। तो देख लेते हैं।
चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम 1904 में प्रकाशित हुई। चंद्रदेव से मेरी बातें राजेंद्र बाला घोष बंग महिला, यानी कि राजेंद्र बाला घोष को ही बंग महिला के नाम से जाना जाता है। इनकी कहानियाँ चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित की गई। कुंभ में छोटी बहू 1906 में, धुलाई वाली 1907 में, दलिया 1909 में आदि भी जो है ये चंद्रबाला घोष जी की कहानियाँ हैं। सरस्वती पत्रिकाओं में इन्हें प्रकाशित करा गया। यह पत्रात्मक जो चंद्रदेव से मेरी बातें जो इनकी कहानी है, इसे सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया गया। इसके ये भी पूछ लिया जा सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बाला राजेंद्र बाला घोष जी द्वारा रचित किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। और इसकी शैली पूछ लिया जाए कि यह इस रचना की जो चंद्रदेव से मेरी बातें राजेंद्र बाला घोष जी द्वारा रचित कहानी है, उसकी शैली किस प्रकार की है, तो पत्रात्मक शैली है। एक पत्रात्मक शैली में लिखी गई ये कहानी है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। पत्रात्मक शैली में लिखी गई हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ। ब्रज भाषा का विकास निम्नलिखित में से शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। शौरसेनी अपभ्रंश से जो है ब्रज भाषा का विकास हुआ, और जो शौरसेनी अपभ्रंश से जो अन्य बोल पश्चिमी हिंदी निकल कर आई, और फिर जो है उसी से जो है ब्रज भाषा हरियाणवी, राजस्थानी आदि जो है बोलियाँ निकल कर आई, खड़ी बोली आदि। तो देख लेते हैं इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। ब्रज भाषा एक क्षेत्रीय ग्रामीण भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में बोली जाती है। इनके अलावा यह हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ जनपदों में भी बोली जाती हैं। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह संस्कृत की से ये जन्मी है। अगर ये पूछ लिया जाए ब्रज भाषा का जन्म कहाँ से हुआ, कौन सी भाषा से हुआ, कौन सी भाषा इसकी जननी मानी जाती है, तो संस्कृत। ये आपको पता है क्योंकि हिंदी की जननी जो है संस्कृत है, और पश्चिमी हिंदी से ही जो है ब्रज भाषा का विकास हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं इस भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है, क्योंकि ब्रज भाषा में तो हमें प्रचुर मात्रा में साहित्य देखने को मिलता ही है। जैसे कि भक्ति काल के अंतर्गत भी जो है सूरदास जी ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं, और तुलसीदास ने भी अपनी कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी। आगे चल के हमारा रीतिकाल, संपूर्ण रीतिकाल में ब्रज भाषा लिखा गया। साथ ही जो है आगे आधुनिक काल में भी भारतेंदु युग में ब्रज भाषा में रचनाएं की जाने लगी थी, और उसके बाद में जो है भारतेंदु युग के बाद जो है खड़ी बोली ने स्थान ले लिया। तो देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 5 हमारा। हम जल्दी प्रश्नों को इसलिए कर रहे हैं भाई ताकि जो है आपके अधिक से अधिक प्रश्न रिवीजन हो सके। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता है, और अच्छे प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ, विद एक्सप्लेनेशन के साथ मैं लाने की कोशिश करूँगी। संपूर्ण हिंदी साहित्य के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम जो है करेंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। हमारा प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम बताइए। तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट। बढ़ते हैं आगे। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था जो है अवहट है, और अपभ्रंश की एक होती है हमारी पूर्वकालीन अवस्था, एक होती है उत्तरकालीन। पूर्वकालीन यानी कि अपभ्रंश से पहले की अवस्था कौन सी थी? पाली के बाद आई प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश। तो प्राकृत थी हमारी अपभ्रंश की जो पूर्व की अवस्था पूछ ली जाए, और उसके बाद की कौन सी थी? अवहट। ये कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य है ये आपको समझ के साथ करते हुए आगे बढ़ना है। तो अपभ्रंश का परवर्ती रूप या उत्तरकालीन, इसे परवर्ती भी कहा, परवर्ती होता है भाई, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। परवर्ती रूप या जो है उत्तरकालीन अवस्था का नाम भी दिया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर है? अपभ्रंश में कुल जो है 8 स्वर माने जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 7, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो मगही निम्नलिखित में से बिहार की बोली है। बिहार
से ही निकली मगही बोली। तो मगही बिहार की बोली है। हिंदी के अनेक बोलियां उपभाषाएं हैं, जिसमें भारत की कुल 18 बोलियां हैं। तो भारत में बोलियों की संख्या भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। भारत में लगभग कुल कितनी बोलियां हैं? तो 18। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हाड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरठा, पंच परगिनिया और कुमायूनी, मगही आदि प्रमुख है। इनमें कुछ जो है अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य लिखे गए, जैसे कि बोलियों में ब्रजभाषा और अवधी में तो आप लोगों ने काफ़ी सारे हिंदी साहित्य की रचनाएं आपको देखी है। तुलसीदास जी एक प्रमुख ऐसे कवि हुए जिन्होंने ब्रजभाषा और जो है अवधी दोनों भाषाओं में उच्च कोटि की रचनाएं लिखी हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार बताइए। तो भाषा का जो पारिवारिक वर्गीकरण है उसका आधार इतिहास माना जाता है। प्रश्न नंबर 9, अपभ्रंश का मुख्य छंद बताइए। तो निम्नलिखित में से अपभ्रंश का जो मुख्य छंद होता है वो होता है दोहा। दोहा अपभ्रंश का मुख्य छंद है भाई। दोहा या दूहा भी कह सकते हैं। अपभ्रंश का प्रमुख छंद जो है दोहा या दुहा है। जिस प्रकार प्राकृत को गाथा या गाथा के कारण जो है गाहा बंद कहा जाता है। गाथा या गाहा कहने से जो है प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। ये कथन भी है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। तो ये अगर इस प्रकार से कथन भी पूछ लिया जाए तो शुक्ल जी द्वारा ये कथन कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो है उसी प्रकार जो है अपभ्रंश को दोहाबंद भी कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या हमारी 10। आगरा का बोली क्षेत्र बताइए। तो आगरा की बोली क्षेत्र कौन सा माना जाता है? आगरा का बोली क्षेत्र है ब्रज। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, क्योंकि आज हम अधिक प्रश्नों को करेंगे। देख लेते हैं मुल्ला वजी की इसकी रचना है। मुल्ला वजी जो है कुतुबुन मस्तरी की रचना है। लगभग हमारे प्रैक्टिस सेट में लगभग 50 के लगभग प्रश्न होते हैं, तो काफ़ी सारे हमारे प्रश्न रह जाते हैं भाई पिछली वीडियो में। फिर हमें जो है उन प्रश्नों को भी जो है एक साथ करने की मैराथन क्लास के माध्यम से करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रताप शाही किसकी रचना है? प्रताप शाही जो है निम्नलिखित में से नवरस तरंग की रचना है। तो कवि बेनी परवीन ने नवरस तरंग लिखा है, जिसमें नायक नायिका भेद वर्णित है। और प्रताप शाही रतन सेन बंदीजन के पुत्र थे और चरखारी बुंदेलखंड के महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। उन्होंने 1882 ईस्वी में व्यंग्यार्थ कौमुदी और संवत 1886 ईस्वी में काव्य विलास की रचना की। इन दोनों परम प्रसिद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त निम्नलिखित पुस्तकें इनकी लिखी हुई है। इन ग्रंथों के अतिरिक्त जो है और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, रसराज टीका, रतन चंद्रिका, जुगुल नक्शिक, बलचंद नक्शिक की टीका। और इनका कविता काल जो है 1880 से 1900 तक माना जाता है। बेनीपुरी जी का ये आपको ध्यान रखना है। और ये इनकी रचनाएं जो है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि इनकी व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार निम्नलिखित में से लाल कवि है। तो लाल कवि प्रसिद्ध छत्रसाल की आज्ञा से उनका जीवन परिचय छत्र प्रकाश में दोहों चौपाइयों में बड़े ब्यौरे के साथ वर्णन किया गया है। इतिहास की दृष्टि से छत्र प्रकाश महत्वपूर्ण जो पुस्तक है। छत्र प्रकाश पुस्तक में छत्रसाल का संवत 1764 तक का ही वृत्तांत इसमें दिखाया गया है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन सा नीतिकार कवि नहीं है? इनमें से नीतिकार कवि कौन सा नहीं माना जाता? तो गिरिधर कविराय इनमें से नीतिकार कवि नहीं है। रहीमदास, दीनदयाल गिरी और गिरिधर दास ये तीनों के तीनों जो है नीतिकार कवि है। गिरिधर कविराय है भैया, आपको ध्यान रखना है। गिरिधर दास बापू भारतेंदु बापू हरिश्चंद्र के पिता थे और ब्रज भाषा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे। इनका नाम बापू गोपाल चंद्र
नाम तो बापू गोपाल चंद्र था, पर कविता वे अपना उपनाम गिरिधर दास या गिरिधन से वे कविताएं लिखते थे। ये आपको ध्यान रखना है। जिन श्री गिरिधर दास कवि रचे ग्रंथ 40, यानी कि इनके द्वारा भारतेंदु जी ने ये लिखा भी कहा है कि गिरिधर दास यानी कि उनके पिताजी हैं, उन्होंने लगभग 40 ग्रंथों की रचना की है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रखने वाले निम्नलिखित में से जो लेखक रहे हैं वे रहे हैं लल्लूलाल और सैदल मिश्र। ये दोनों के दोनों लेखक जो हैं 1800 ईस्वी में जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी लॉर्ड वेल्लेस्ली की अध्यक्षता में, तो गिलक्राइस्ट वहाँ के जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। और उसके बाद देख लेते हैं भाई, ये दोनों के दोनों जो विद्वान हुए लल्लूलाल जी और सैदल मिश्र, ये वहाँ पर जो है भाषा मुंशी के पद पर कार्यरत थे। तो देख लेते हैं, तथ्यों में शामिल है शायद, ये देख लेते हैं एक बार। फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लूलाल जो है और सैदल मिश्र ये दोनों के दोनों भाषा मुंशी के पद पर कार्यरत थे। और जो है इन्होंने गिलक्राइस्ट को फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के रूप में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और नासिक के तोपखान की रचना सैदल मिश्र ने 1803 में की और इसकी जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ है। कई बार पूछ लिया जाता है कि सैदल मिश्र जी की जो भाषा किस प्रकार की है, तो संस्कृत निष्ठ मानी जाती है। 1803 में इसकी जो है रचना हुई। सैदल मिश्र ने उन दिनों कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्यरत थे। यह पुस्तक भी पाठ्य पुस्तकों के अभाव की पूर्ति की गिलक्राइस्ट की कोशिशों का ही परिणाम है। इसकी जो स्थापना है वो 10 जुलाई 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली की अध्यक्षता में की गई। और इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू आदि हजारों पुस्तकों का भी अनुवाद किया गया। उसके बाद देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न संख्या 16। राग दरबारी उपन्यास में वर्णित गांव है, कौन सा गांव वर्णित है? तो राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज का वर्णन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद देख लेते हैं भाई, राग दरबारी विख्यात हिंदी साहित्यकार श्री लाल शुक्ल जी की प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक रचना है। और इसके लिए उन्होंने 1869 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। पूछा जा सकता है शुक्ल जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? राग दरबारी पर। और राग दरबारी रचना पर शुक्ल जी ने कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 1969 में। यह ऐसा उपन्यास है जिसमें शिवपालगंज की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता से अनावृत करता है। और उसकी जो मैरीगंज है, मैरीगंज में जो है मैला आंचल उपन्यास का वर्णन है। मैला आंचल उपन्यास के अंतर्गत मैरीगंज गांव का वर्णन है। भाई उल्टा बोल गई, माफ़ी चाहूँगी। तो देख लेते हैं आगे, जल्दी जल्दी में ऐसा ही होता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 17। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित हिंदी का इनका पहला उपन्यास माना जाता है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इनका प्रथम ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास माना जाता है। इसमें तीन प्रमुख पात्र माने जाते हैं। कौन कौन से? बाणभट्ट, भट्टनी और निपुणिका। निपुणिका और भट्टनी कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ये किस उपन्यास के पात्र है, तो आपको ध्यान रखना है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित। इस उपन्यास का प्रथम प्रकाशन 1946 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन ने किया। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न संख्या भाई हमारी 17 है। तो ये प्रश्न संख्या 2 बार 17 आ गई, तो कोई बात नहीं। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। हमें संख्या पर ध्यान नहीं देना, हमें अपने प्रश्नों को ही करते हुए चलना है। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित जो उपन्यास है वो उपन्यास कौन सा माना जाता है? पहला गिरमिटियाँ। पहला गिरमिटियाँ महात्मा गांधी जी के जीवन पर चित्रित उपन्यास रहा है। और जो ये
पहला गिरमिटिया उपन्यास है, गिरिराज किशोर द्वारा रचित हिंदी उपन्यास है और महात्मा गांधी पर आधारित है। इसका नायक मोहनदास है। ये पूछ लिया जाए मोहनदास निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है, तो पहला गिरमिटिया, जो कि गिरिराज किशोर जी द्वारा लिखा गया। पीली आंधी उपन्यास की लेखिका कौन है, तो पीली आंधी उपन्यास की लेखिका आप सभी को पता है, प्रसिद्ध उपन्यास है प्रभा खेतान जी का। तो पीली आंधी उपन्यास की लेखिका प्रभा खेतान है। इसके और अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं प्रभा खेतान जी के, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं? आओ पेपे घर चले, छिन्मित्ता, पीली आंधी, अग्नि संभवा और तालाबंदी, अपने अपने चेहरे, ये सभी उपन्यास जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है, तो घुमक्कड़ शास्त्र नामक यात्रा वृत्तांत राहुल सांस्कृत्यायन जी का है, जो कि यायावर प्रवृत्ति के ये रचनाकार रहे हैं। यानी कि घुमक्कड़ जगह जगह इन्होंने जो है अपनी यात्राएं पूर्ण की है, जगह कई देशों की यात्राएं इन्होंने की है। तो राहुल सांस्कृत्यायन जी का मानना है कि घुमक्कड़ी मानव मन की मुक्ति का साधन होने के साथ साथ अपने क्षितिज विस्तार का भी साधन है। और उन्होंने कहा भी है कि कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ो, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। अगर ये कथन पूछ लिया जाए कि कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ो, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है, किस साहित्यकार का है, तो राहुल सांस्कृत्यायन जी का। ये आपको ध्यान रखना है। राहुल ने अपनी यात्रा के अनुभवों को आत्मसात करते हुए घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की। उसके बाद देख लेते हैं भाई प्रश्न संख्या 20। तो प्रश्न संख्या गोवध निवारण की भावना में लिखा गया उपन्यास कौन सा है, तो गोवध निवारण की भावना में लिखा गया उपन्यास निसाई हिंदू है। तो निसाई हिंदू उपन्यास जो है राधा कृष्ण दास जी का है, जो कि 1889 ईस्वी में लिखित उपन्यास निसाई हिंदू में हिंदुओं की निस्सहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण किया गया है। यह गोवध निवारण की भावना से लिखा गया उपन्यास है। ये पूछा जाता है परीक्षा में, गोवध निवारण की भावना से लिखा जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है, तो निसाई हिंदू, जो कि किसका है, राधा कृष्ण दास जी का। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, विनायक किस उपन्यास का पात्र है। विनायक नामक जो पात्र है वो किस उपन्यास का है, वो है नूतन ब्रह्मचारी, जो कि बालकृष्ण भट्ट जी का प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। इसका पात्र विनायक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और एक विनायक नाम से जो है उपन्यास भी लिखा, जिस पर रमेश चंद्र शाह जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1914 में दिया गया। जिस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है वो रचना अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर विनायक जो है पात्र पूछ लिया जाए, पात्र का नाम पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित नूतन ब्रह्मचारी का पात्र है विनायक। लेकिन अगर रचना पूछ ली जाए, विनायक जो नामक रचना किस साहित्यकार द्वारा लिखी गई, तो रमेश चंद्र शाह जी द्वारा लिखी गई, जो कि 1914 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजित किया गया। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, 12 बरस ले कुकर जिए अरु 16 लो जिए सियार, पंक्ति किसकी है। ये पंक्ति निम्नलिखित में से जगनिक की है, तो जिन्होंने परमाल रासों की रचना की। तो देख लेते हैं, जगनिक द्वारा जो परमाल रासों की रचना 12वीं शताब्दी में की गई, यह आदिकालीन हिंदी साहित्य की वीर गाथात्मक रासों काव्य माना जाता है। और आज के समय में परमाल रासों का केवल एक आलेखखंड ही उपलब्ध है। हालांकि इस रचना के काल के विषय में काफ़ी मतभेद भी हुए हैं। कहीं से 12वीं शताब्दी तो कहीं इन्हें 16वीं शताब्दी की रचना बताया है। और कवि जगनिक जो कालिंजर और महोबा के राजा परमाल के दरबारी माने जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न संख्या 23, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किससे माना है। तो अलग अलग विद्वानों ने रासो शब्द की उत्पत्ति अलग अलग शब्दों से मानी है। तो शुक्ल जी ने माना है रासायन से। तो देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासायन से मानी है। और बिसल देव रासो काव्य के आधार पर यह जो है रासायन से इन्होंने मानी है कि बिसल देव रासों में काव्य के अर्थ में रासायन शब्द बार बार आया है। अतः हमारी समझ में इस रासायन शब्द का होते होते रासो हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और रसिक से मानने वाले नरोत्तम स्वामी है। अन्य ऑप्शनों को जब हम देखें
तो रसिक दिया हुआ है ऑप्शन में, तो रसिक से किन्होंने मानी, नरोत्तम स्वामी ने। उसके बाद जो है रास से मानने वाले गौरीशंकर ओझा जी है, रास से किन्होंने मानी, गौरीशंकर ओझा ने। उसके बाद रासक से मानी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रासक शब्द से जो उत्पत्ति मानी है रासो शब्द की, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने है, और सर्वमान्य भी यही है, सर्वमान्य। सर्वमान्य भी जो है रासो शब्द की उत्पत्ति, अगर ये पूछ लिया जाए रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है, तो आपको रासक शब्द लगाना है जो कि सर्वमान्य है, अगर किसी विद्वान का नाम देकर ना पूछा जाए तो। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 24। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। सरहप्पा को माना जो राहुल सांसकर्तायन जी ने, और स्वयंभू को माना राम कुमार वर्मा ने। स्वयंभू जो अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं, लेकिन राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है स्वयंभू को, ये आपको ध्यान रखना है। और एक विद्वान और है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने जो है पुष्यदंत को माना है। पुष्यदंत भी जो है 10वीं शताब्दी के जो है अपभ्रंश भाषा के कवि रहे हैं, स्वयंभू के बाद के कवि रहे हैं ये पुष्यदंत, लेकिन इन्होंने जो है शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि माना है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को हिंदी का पहला कवि माना है, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है, राहुल सांसकर्तायन ने सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि माना है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप जो है सही आंसर लगा सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 25। देख लेते हैं। संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा कितनी भाषाओं को भारतीय भाषाओं में सम्मिलित किया गया? तो संविधान के 92वें संशोधन में जो है 2003 के अंतर्गत 4 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया। वे 4 भाषाएं कौन सी हैं? वे हैं मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। तो देख लेते हैं सभी 22 भाषाओं का नाम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और किन किन संशोधनों में कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया ये तथ्य भी हम देख लेते हैं, ताकि परीक्षा में इससे संबंधित और अगर महत्वपूर्ण बिंदु पूछ लिया जाए तो आप उसका सही आंसर दे सको। तो देख लेते हैं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, ये सभी की सभी जो है संविधान में 22 भाषाएं वर्णित हैं। इन भाषाओं में जो शुरू की जो 14 भाषाएं हैं वो केवल पहले प्रारंभ में शामिल की गई थी, और बाद में जो है 1967 में एक संशोधन हुआ जो कि 21वां संशोधन था। उसमें केवल एक भाषा को जोड़ा गया जिसका नाम था सिंधी। संशोधन की 8वीं अनुसूची में जो है जो 1967 में जो संशोधन हुआ, संविधान की जो संशोधन अधिनियम की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत इन्हें रखा गया है। भाई 1967 में एक संशोधन हुआ जो कि 21वां संविधान संशोधन के नाम से जाना गया, और इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 1992 में, वर्ष 1992 में 71वें संशोधन के अंतर्गत 3 भाषाओं को और जोड़ दिया गया जो कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। हम जो है इन्हें नमक से याद रख सकते हैं ट्रिक के आधार पर, जो न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी, तो इसी आधार पर जो है आप इनको याद कर सकते हो। फिर संविधान के 2003 के अंतर्गत जो 92वां संशोधन हुआ उसमें 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया जो कि 2004 में ये प्रभावी हुआ। उसके अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, ये 4 भाषाएं शामिल की गई जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने अपने अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसके संबंध में ये कथन कहा? तो हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने
करने का, जो अजनबीपन मिटाने वाले का, इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। शुक्ल जी द्वारा जो ये कहा गया कथन है, ये एकदम से हमारे माइंड, जब हिंदू और मुसलमान जब हम देखते हैं कि इनकी बात आ रही है, तो हमारे माइंड में एकदम से कबीर दास जी का नाम ध्यान आता है, क्योंकि कबीर दास जी ने काफ़ी सारी जो है अपने दोहे पद लिखे थे, हिंदू और मुसलमानों के कुरीतियों के प्रति कटाक्ष किया था। और तो हमारे माइंड में जो है एकदम से कबीर दास जी का नाम आता है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने कबीर दास जी को हिंदी साहित्य के अंतर्गत इतना महत्व नहीं दिया जितना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। तो शुक्ल के अनुसार जब ये कथन पूछ लिया जाए तो आंसर होगा हमारा जायसी। जायसी जी के संबंध में उन्होंने यह कथन कहा है कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम आता है। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ, हिंदुओं की बोलियों में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया है। और कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी है, यह जयसी द्वारा पूरी की गई। तो ये कबीर के संबंध में भी इन्होंने जो है आलोचना कर दी है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये आपको ध्यान रखना है। जायसी के विषय में इन्होंने ये बात कही है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 27। क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उसमें हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, किसने क्या कहा, किसके द्वारा कथन कहा गया है और किसके संबंध में है ये हिंदी साहित्य के। तो इनको आपको एक बार से अपने जब हिंदी साहित्य को बेसिक रूप से आप समझ लोगे तो सभी प्रश्न, जो अधिकतर प्रश्न जो है आपकी समझ के बेस के आधार पर ही जो सही होते चले जाएंगे। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। हीन भय जलमीन अधीन कहाँ कति मोह अकुलीन सामने नीर स्नेही को लांग कलंक निराश कायर त्याग पुराने। जो ये पंक्ति है, ये उपयुक्त पंक्तियाँ नीर स्नेही में कौन सा अलंकार दर्शाती है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा शबंग पद श्लेष। किसी काव्य पंक्ति में किसी पद विशेष को तोड़कर भंग करके उसके दो या दो से अधिक जो अर्थ लिए जाते हैं उन्हें सबंग पद श्लेष कहा जाता है। जैसे नीर स्नेही जो पद में दिया गया है, नीरस स्नेही, तो नीर स्नेही अर्थात नीरस स्नेही अर्थात नीरस ने ही अलग अलग अर्थ जो है ये दोनों बोध देते हैं अलग अलग। जब हम अलंकारों को पढ़ेंगे एक एक उदाहरणों को अच्छे से समझते हुए करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 28। भिखारी दास के काव्य निर्णय में किसका विवेचन है? तो भिखारी दास के काव्य विवेचन में निम्नलिखित में से जो है सर्वांग विवेचन बताया गया है कि इसका जो भिखारी दास जी का काव्य संग्रह है, ये काव्य है, काव्य निर्णय नाम से लिखा गया। तो इसमें सर्वांग निरूपण किया गया है, सर्वांग विवेचन ग्रंथ माना जाता है। तो सर्वांग निरूपण क्या होता है भाई? उसमें भिखारी दास का जो ये काव्य निर्णय है, इसमें सर्वांग निरूपण काव्य माना जाता है। ये इसमें काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, अलंकार, रस, भाव, ध्वनि, गुणीभूत, व्यंग्य, तुक, गुण, दोष आदि का विशद विवेचन किया गया है। यानी कि जो काव्य शास्त्र के अंतर्गत जितने भी हमारे काव्य के अंग हैं उन सभी का इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा? तो रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा में के बारे में लिखा कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, ये आपको बताइए। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 30। जहाँ कलह तह सुख नहीं, कलह सुखन को शूल, सभी कलह एक राज में, राज कलह को मूल। ये पंक्तियाँ जो है नागरी दास जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या 31। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली आत्मकथा संबंधी रचना है राजेंद्र यादव की। तो राजेंद्र यादव ने 8 उपन्यास तथा 150 से अधिक कहानियाँ लिखी। प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, उल्टा, सह और मात, एक मुस्कान, अनदेखे अनजाने, पुल, मंत्र बुद्धि और एक था श्लेष। इनके उपन्यास है। रेखाएं
लहरें और परछाइयाँ, देवता की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की हत्या और छोटे छोटे ताजमहल, टूटना आदि इनकी प्रमुख कहानी है। टूटना, छोटे छोटे ताजमहल और अभिमन्यु की मृत्यु, ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाली इनकी कहानियाँ हैं। कई बार पूछी जाती है राजेंद्र यादव जी की रचनाएं, इनको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, मणिकर्णिका की लेखिका कौन है, यानी कि मणिकर्णिका के लेखक कौन है भाई। मणिकर्णिका जो रचना है उसके लेखक कौन है, तो मणिकर्णिका के लेखक जो हैं निम्नलिखित में से तुलसीराम है, जो कि एक दलित लेखक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तुलसीराम जो है मणिकर्णिका बनारस में आने पर जीवन के अंत की प्रतीक मणिकर्णिका से ही लेखक का नया जीवन शुरू होता है। यानी कि जब उन्होंने मणिकर्णिका जो नामक जो आत्मकथा लिखी है, वहीं से इनका नया जीवन शुरू होता हुआ बताया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं भाई प्रश्न नंबर 33। और एक बात और बताना देना चाहती हूँ भाई मैं आपको, अगर आप लोग DSSB TGT PGT हिंदी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके, तो आप जो है मुझे 8383828437 पर जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, महाकाल उपन्यास के लेखक, एक बार फिर से आप नंबर देख सकते हो 8383828437। इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो कि हमें DSSB हिंदी की TGT PGT हिंदी के लिए जो है बैच चाहिए या हिंदी की क्लासेस हमें लेनी है। तो आपको वहाँ पर पूरे नोट्स प्रॉपर तरीके से ऐप और जो है आपको सभी पूरा संपूर्ण जो है पाठ्यक्रम और पूरा का पूरा मैटर आपको हिंदी संबंधी मिल जाएगा। और साथ ही जो है पार्ट 1 की भी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वह भी आपको जो है वहाँ पर ऐप के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। तो काफ़ी अच्छा बैच है, तो वो सभी जानकारी आपको जब आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर हमारी 33, महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है, तो महाकाल उपन्यास के जो लेखक हैं वो रहे हैं अमृतलाल नागर जी। अमृतलाल नागर जी की और प्रमुख रचनाएँ हैं इस प्रकार है, जैसे कि महाकाल 1947, बूंद और समुंदर 1956, शतरंज के मोरे 1959, सुहाग के नूपुर 1960, अमृत और विष 1966, 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एक दाने मिश्राए 1972, मानस का हंस 1973, नाचो बहुत गोपाल 1978 आदि जो ये हैं अमृतलाल नागर जी के उपन्यास हैं। ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और अमृतलाल नागर के उपन्यासों को जो है एंटी-नेट के अंतर्गत क्रम वाइज भी लगाने को पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 34, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है, तो सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की ब्राह्मण बोली से माना जाता है। ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी का विकास हुआ और 85 से लहंदा का विकास हुआ। पंजाबी 85 से वही लहंदा और पंजाबी का विकास हुआ। मागधी से बिहारी और बांग्ला का विकास हुआ। उड़िया से असमिया का मागधी से जो है बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया का विकास हुआ। उसके बाद जो है अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, जिसमें अवधी बोली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां शामिल हैं। और जो है शोरशैनी से पश्चिमी हिंदी निकल कर आई, जिसमें ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, राजस्थानी आदि हमें देखने को मिलती है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या 35, किस समीक्षक विद्यापति की पदावली को जीव और आत्मा के संबंध का रूपक मानते हैं? कौन सा समीक्षक जो है, किस समीक्षक ने विद्यापति को, किस समीक्षक ने आएगा भाई बीच में, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और आत्मा का रूपक माना है, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावली को जीव और आत्मा का रूपक माना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 36,
कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। इनमें से कौन सी कहानी कमलेश्वर जी द्वारा रचित नहीं है? तो एक और कहानी जो है कमलेश्वर जी की नहीं है, और अन्य कहानियाँ तीनों की तीनों कहानियाँ जो ये है राजा निर्मंशिया, मांस का दरिया और कस्बे का आदमी कमलेश्वर जी द्वारा प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। तो एक और जिंदगी जो है मोहन राकेश जी की कहानी है। तो मोहन राकेश की लिखी गई 1961 की ये कहानी है। राजा निर्मंशिया 1957, कस्बे का आदमी 1958 और मांस का दरिया 1966 में लिखी गई कहानियाँ हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कीर्ति वृंदावन लाल वर्मा जी की है? कौन सी कीर्ति इनमें से वृंदावन लाल वर्मा जी की है? वो है भुवन विक्रम। भुवन विक्रम इनमें वृंदावन वर्मा की है। गोदान आपको पता ही है मुंशी प्रेमचंद्र की है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी की है। तो यही सच है मनु भंडारी की है। इनके एक बार सन भी हम देख लेते हैं। भुवन जो है 1957 में वृंदावन वर्मा जी का उपन्यास है। गोदान जो है प्रेमचंद जी का 1936 का जो है प्रौढ़ उपन्यास माना जाता है। इनका अंतिम प्रौढ़ उपन्यास जो है पूरा का पूर्ण उपन्यास कौन सा रहा है अंतिम प्रेमचंद जी का? वो है 1936 में गोदान। उसके बाद जो अगला उपन्यास लिखा इन्होंने मंगलसूत्र, वो इनका अधूरा ही उपन्यास रह गया था इनकी मृत्यु के कारण। फिर है चित्रलेखा 1934 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखी। 1996 में मनु भंडारी जी द्वारा लिखा गया यही सच है। आई होप भाई आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, आपको जो है हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चन काफ़ी आपकी परीक्षाओं के लिए। और काफ़ी सारे प्रश्न जो है इन्हीं प्रश्नों में से घुमा फिरा कर तथ्य को पूछा जाएगा। तो देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 38, सुख सागर के रचनाकार बताइए। तो सुख सागर जो रचना है उसके रचनाकार निम्नलिखित में से मुंशी सदा सुखलाल जी है। और मुंशी सदा सुखलाल नियाज ने विष्णु पुराण के आधार पर खड़ी बोली में सुख सागर की रचना की। आरंभिक खड़ी बोली की रचनाओं में सुख सागर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 39वां प्रश्न हम देख लेते हैं। सांध्य भाषा से अभिप्राय। सांध्य भाषा से अभिप्राय क्या है? तो सांध्य भाषा से अभिप्राय है ऊपर से लोक विरोधी अर्थ देने वाले किंतु साधना के विशुद्ध अर्थ को स्पष्ट करने वाली भाषा ही सांध्य भाषा कहलाती है। उसके बाद देख ले सिद्धों की भाषा मानी जाती है भाई सांध्य भाषा। उसके बाद प्रश्न नंबर 40, तो हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम देने वाले इतिहासकार कौन हुआ? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के रीतिकाल को आएगा भाई श्रृंगार काल नाम देने वाला इतिहासकार निम्नलिखित में से जो है विश्व प्रसाद मिश्र जी हुए। तो रीतिकाल का नाम भी अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार अलग अलग दिए हैं। जिस प्रकार का से आदिकाल के नामकरण में मतभेद हुए थे, उसी प्रकार जो है रीतिकाल के काल को भी जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया। तो देख लेते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ में आदिकाल को वीर काल कहा तथा रीतिकाल को क्या कहा? श्रृंगार काल। यानी कि विश्वनाथ प्रसाद जी द्वारा रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा गया और आदिकाल को क्या नाम दिया इन्होंने? वीर काल। और वीर गाथा काल अगर नाम आ जाए आदिकाल का, वीर गाथा काल, तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है भाई कि एक कहा आदिकाल को वीर काल कहा गया और एक वीर गाथा काल कहा गया। तो वीर काल कहने वाले विद्वान विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी रहे और वीर गाथा काल कहने वाले आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रहे। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को हमेशा अपनाया है। उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा और जो है उन्होंने आदिकाल कहना भी उचित ठहराया। तो ये तथ्य मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो देख लेते हैं रीतिकाल के संबंध में हम देख रहे थे नामकरण के संबंध में। तो श्रृंगार काल कहने वाले विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी और मिश्र बंधुओं ने जो है अलंकार काल कहा रीतिकाल को, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल कहते हुए उत्तर मध्य काल भी नाम दिया। उसके बाद जो है राम कुमार वर्मा ने कलाकाल कहा रीतिकाल को, डॉक्टर रसाल ने काव्य कलाकाल कहा रीतिकाल को, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तो हमने देख ही लिया कि श्रृंगार काल कहा। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। बालचंद बिजबाई भाषा दोहु नहीं लगन दुजन हासा।
जो ये पंक्तियाँ है ये किस साहित्यकार की है, किस लेखक की है? तो ये पंक्तियाँ जो है विद्यापति जी की हैं। मैथिल कोकिल विद्यापति संस्कृत मैथिली अवहट के प्रकांड कवि माने जाते हैं और पंडित माने जाते हैं। उन्होंने 1 दर्जन ग्रंथों का परिणय किया और इसमें कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पदावली, थोड़ा सा जल्दी बोलने में पदावली को हम विद्यापति बोल रहे हैं। तो इनकी 3 ही प्रमुख मुख्य रचनाएं मानी जाती है, कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पदावली। तो पदावली रचना इन्होंने मैथिली भाषा में लिखी और कीर्तिलता और कीर्तिपताका इन्होंने अवहट भाषा में लिखी। और ये पंक्ति जो है ये आपको पता ही है विद्यापति जी द्वारा लिखी गई। और विद्यापति का जन्म 1352 ईस्वी माना जाता है और मृत्यु इनकी 1448। यह शिव के भक्त माने जाते हैं, यानी कि विद्यापति शिव थे, लेकिन उन्होंने प्रेम गीत और भक्ति वैष्णव के गीत भी लिखे जो कि हमें विद्यापति की पदावलियों में देखने को मिलते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न भाई, प्रश्न संख्या 42। किस रासो काव्य की कथा का वर्णन शुकशुकी के आधार पर किया गया? तो कौन सा रासो काव्य ग्रंथ ऐसा है जिसका जो है शुकशुकी के द्वारा किया गया, जिस कथा का वर्णन शुकशुकी द्वारा किया गया? एक है हमारा, 2 तथ्य हमें देखने को मिलते हैं कई बार प्रश्नों में कि शुकशुकी द्वारा किया गया किस रासो काव्य का वर्णन हमें देखने को मिलता है, या भृंग भृंगी संवाद के आधार पर किस रचना का जो वर्णन हुआ। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है शुकशुकी का बात आ जाए, शुकशुकी का कथा का वर्णन शुकशुकी द्वारा जो किया गया वो रचना है हमारी पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद बरदाई जी द्वारा लिखी गई। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना शुकशुकी संवाद के रूप में हुई। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें शिपित या जोड़ा या मिलाया हुआ मानना चाहिए। इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं, यानी कि जोड़ा या मिलाया हुआ, प्रक्षिप्त शब्द का अर्थ है इसमें इतिहास विरुद्ध तथ्य है। ये अगर कथन आ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहा गया तो ये कथन किस साहित्यकार का है? पृथ्वीराज रासो के संबंध में शुकशुकी संवाद के रूप में किस साहित्यकार ने माना है कि इसका जो कथा को कहा गया शुकशुकी संवाद के रूप में कहा गया? तो ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये आपको ध्यान रखना है। और एक प्रश्न मैंने आपको और बताया था कि भृंग भृंगी के आधार पर जो है किस कथा का वर्णन मिलता हमें? एक सेकंड, थोड़ा साफ लिख देती हूँ, आपको समझ नहीं आता फिर। भृंग और भृंगी द्वारा किस कथा का जो है वर्णन किया गया? तो वो है हमारी कीर्तिलता, जो कि विद्यापति जी द्वारा लिखी गई है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 43। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार दत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता है? तो ये होता है छेदन के अर्थ में। उसके बाद प्रश्न संख्या 44। संत मंत के अलावा शब्द यानी कि शब्द का प्रचलन किस पंथ में हुआ? तो ये हुआ नाथ पंथ में। उसके बाद देख लेते हैं आगे पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह गोरखवाणी नाम से संपादित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्रकाशित किया गया। शब्दी पद, शिष्यादर्शन और पुराण संकलन, नरवेबोध, आत्मबोध, अभयमात्रा जोग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छीधर गोरख बोध, रोमावली, गायन तिलक कई बार पूछा जाता है भाई परीक्षाओं में, पंचमात्रा। इन 13 रचनाओं को पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने जो है गोरखनाथ की 13 रचनाओं को प्रमाणिक माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार शब्दी गोरखनाथ की सबसे प्रमाणिक रचना है। तो अगर ये पूछ लिया जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार गोरखनाथ जी की सबसे प्रमाणिक रचना कौन सी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है शब्दी। और उसके बाद शब्दी या शब्द का प्रचलन नाथ पंथ में हुआ और संत पंथ में बहुप्रचलित रहा। तो उसके बाद देख लेते हैं भाई आज का हमारा अंतिम प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट में हमारे 45 ही प्रश्न है भाई। कुल 50 प्रश्नों को आगे के
5% हमारे भाई अब भी रह गए। लगभग हमारा टारगेट है कि टीजीटी पीजीटी के जो हम प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं तो इनमें लगभग हम 50% को लेकर के आए। तो आगे मैं कोशिश करूँगी हमारे पूरे 50 के 50% विद सॉल्यूशन के साथ हम जो है इन प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से कर सके और जो है सभी प्रश्नों को जो है क्लास में कर सके। तो देख लेते हैं 45% हमारा देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूप को में भान कौन सा है। तो भान जो है रूप को में भान कौन सा माना जाता है, इनकी रचनाओं में भान किसे कौन सा मानी जाती है, ये पूछा हुआ है। तो विश्व में विश्वमोधम जो है एक भान प्रकार की रचना है। तो देख लेते हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ मौलिक नाटक लिखे इन्होंने, कुछ जो है अनुदित नाटक लिखे। तो इनके मौलिक और अनुदित नाटकों में से भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतेंदु जी का निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक नाटक है या कौन सा अनुदित नाटक है। तो वेदिकी हिंसा न भवति 1873 ईस्वी में लिखा गया। इस नाटक में भारतेंदु जी ने मांसाहार के कारण की जाने वाली हत्या पर व्यंग्य किया है। उसके बाद प्रेम जोगनी जो है 1974 में लिखा गया। सत्य हरिश्चंद्र 1975 में, चंद्रावली 1975 में, विश्वमोधान जो भान नाटक है 1906 ये सभी नाटक 1800 के हैं, शायद मैं 1900 बोल रही हूँ। तो फिर एक बार से फिर देख लेते हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो देख लेते हैं वेदिकी हिंसा न भवति 1873। इस नाटक में भारतेंदु ने मांसाहार के कारण की जाने वाली हिंसा पर जो है व्यंग्य किया। प्रेम जोगनी 1874, सत्य हरिश्चंद्र 1875, चंद्रावली 1875 और विश्वमधाम जो कि भान है 1876, भारत जननी 1877 और भारत दुर्दशा 1880, नील देवी जो है 1880, अंधेर नगरी 1881। अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। इस नाटक में ब्रिटिश शासन व्यवस्था और धार्मिक पाखंडों पर प्रहार भी किया गया है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू नेशनल थिएटर की मांग पर जो भारतेंदु ने इस नाटक की रचना एक रात में की। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से भारतेंदु जी द्वारा एक रात में की गई रचना कौन सा नाटक की रचना एक रात में की गई है या कौन सी ऐसी रचना है जो एक रात में इन्होंने की। तो ध्यान रखना है अंधेर नगरी। उसके बाद जो है सती प्रताप 1884 की रचना है इनकी। और भारतेंदु जी द्वारा अनुदित कुछ नाटक अनुवाद करके लिखे गए जिन्हें हम अनुदित नाटक कहते हैं, जैसे कि रत्नावली 1868 ईस्वी में हर्षवर्धन द्वारा रचित संस्कृत का अनुवाद नाटक है। ये विद्या सुंदर जो है बांग्ला से अनुदित रचना है इनकी, यानी कि नाटक है 1868। फिर है पाखंड विडम्बन 1872, किशन मिश्र कृत द्वारा प्रबोध चंद्रो के तृतीय अंक का इसमें अनुवाद है। कि कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु जी का प्रबोध चंद्रोदय का अनुदित नाटक कौन सा माना जाता है। तो पाखंड विडम्बन, ये आपको ध्यान रखना है। और कपूर मंजरी जो है प्राकृत में रचित राजशेखर की रचना का अनुवाद है। और जो है मुद्रा राक्षस गुप्त काल नाटककार विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है, ये भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से मुद्रा राक्षस किसका अनुवाद करके जो है भारतेंदु ने ये नाटक लिखा है। तो विशाख दत्त जी द्वारा रचित जो नाटक है इनका संस्कृत का मुद्रा राक्षस ही नाम है। इसके नाटक का संस्कृत में भी मुद्रा राक्षस है और जो भारतेंदु ने हिंदी नाम भी यही दिया इसका। उसके बाद जो है दुर्लभ बंधु जो है 1880 में लिखा गया शेक्सपियर द्वारा रचित नाटक मैनचेस्ट ऑफ वेनिस का अनुवाद माना जाता है। ये भी पूछा जाता है परीक्षा में, दुर्लभ बंधु निम्नलिखित में से किस नाटक का जो अनुवाद है। तो इस प्रकार से आज की क्लास के अंतर्गत हमने लगभग 45 प्रश्नों को जो है विद सॉल्यूशन के साथ विद एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट कर ही लिया है। तो इसी प्रकार से DSSB हिंदी के प्रिपरेशन के लिए हम हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित एक क्लास लेकर के आते हैं, जिसमें आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बिंदु देखने को मिलते हैं। और जो है साथ साथ जो है हम कंटेंट की क्लास को भी धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से हम जो है कंटेंट को यहाँ पर परीक्षा तक शायद ही कर पाए।
तो कोशिश रहेगी हम अधिक से अधिक जो है क्लास लेकर के आएंगे और जो है आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप DSSB की तैयारी जो है किसी ऐप के थ्रू अगर करना चाहते हैं या फिर बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की मिलाकर करना है, या फिर हिंदी की प्रिपरेशन आपको नोट्स के बिल्कुल आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लास मिलेगी, ऐप के थ्रू करना चाहते हैं तो आप जो है 8383828437 इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके जो है बता सकते हो, फिर मैं आपको वहाँ पर संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कर दूँगी। तो इसी प्रकार से हर रोज़ हिंदी विषय की क्लास हम जो है अपने हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ परीक्षा तक तो करते ही चलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इसी तरह धीरे धीरे संपूर्ण हिंदी की तैयारी करेंगे। तो वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।